हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन सिंगल और आज की वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। और इससे पहले जो हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था बूटस्ट्रैप की एक क्लास, उसको देख लेते हैं ज़रा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना जो आज का ट्यूटोरियल है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्लास थी बूटस्ट्रैप की क्लास फुल राइट। इससे क्या होना चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है वो राइट साइड में डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए फुल राइट जो क्लास है उससे हमारा कंटेंट राइट साइड में आना चाहिए, जबकि नहीं आ रहा है। अगर मैं इस क्लास को हटा भी देता हूँ तो आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फुल राइट जो क्लास है वो बूटस्ट्रैप वर्जन 3 की है, और हम जो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं करंटली वो बूटस्ट्रैप 4 है, 4.5.2। तो 4.5.2 में इस क्लास को रिप्लेस कर दिया गया फ्लोट राइट के साथ। तो अब अगर मैं यहाँ पे फ्लोट राइट क्लास लगाता हूँ तो ये काम करेगा। आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो हमारा कंटेंट है राइट साइड में आ गया और ये एक टैब ऊपर सरक गया है। इसने इसके लिए स्पेस नहीं छोड़ा एक लाइन का कि ये इसके नीचे आए। रीज़न बीइंग कि इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट नहीं हुआ है, बल्कि ये फ्लोट हो रहा है, मतलब एक तरीके से बोले तो तैर रहा है। अगर मैं आप दूसरी जो चीज़ है अगर वो हम इस तरीके से देखें कि हम इसको स्टाइल दें टेक्स्ट अलाइन का, टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू राइट, तो ये इस तरफ आएगा और यहाँ स्पेस भी रहेगा। बट फ्लोट राइट के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फ्लोट राइट के केस में आप देखेंगे कि ये भी ऊपर सरक गया एक। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा बूटस्ट्रैप हो गया है, हमारा HTML CSS बेसिक्स हो गए हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिससे हम लोगों को सभी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या बनाएंगे। एक ब्लॉग पे काम कर लेते हैं, आई थिंक सही रहेगा। ये देखिए, ये हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। ये कंप्लीट ब्लॉग मेरा बनाया हुआ है, ये मैंने बेसिकली लारावेल में बनाया था। अभी हम लोग HTML CSS करेंगे इसका, और ये कंप्लीट फंक्शनल ब्लॉग है। अगर हम यहाँ रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर ब्लॉग आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास कमेंट्स भी हैं, साइड बार्स भी हैं और सब कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ें शुरू करते हैं। होम पेज से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। अब अगर हम होम पेज पे चलें तो सबसे पहले हमारा मेन्यू आ गया, फिर हमारा जो है एक तरीके से हेडर आ गया, फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ कंटेंट ले आते हैं। तो चलिए एक नया जो है हम फोल्डर बना लेते हैं। तो यहीं रख लेता हूँ बाहर ही, और फोल्डर ओपन करते हैं। सेलेक्ट किया मैंने फोल्डर, फाइल सेव की मैंने index.html के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। एक्चुअली हम इसमें बूटस्ट्रैप लेटेस्ट वर्जन का यूज़ नहीं करेंगे, बूटस्ट्रैप 3.7 का यूज़ करेंगे। सिंस मैं बूटस्ट्रैप 3.7 से फेमिलियर हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है उसको यूज़ करें। उसकी क्लासेस जो भी थोड़ी बहुत चेंज हुई होंगी, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, उसको देखें, उस पर काम करें, खुद से आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो है HTML का बेसिक सिंटैक्स ले लिया। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप के लिंक्स जो है वो ग्रैब कर लेते हैं। CDN बूटस्ट्रैप CDN गेट बूटस्ट्रैप पे आते हैं।
ये हमारा जो है बूटस्ट्रैप 3.7 ओपन है। ओके, तो मैं यहाँ से ये बूटस्ट्रैप के सारे सीडियंस कॉपी कर रहा हूँ। हम बना रहे बूटस्ट्रैप सीडी। ये फ्रेंड्स, ये जो है कमेंट आउट्स हैं। कमेंट आउट्स क्या करते हैं कि कोड कंपाइल होते टाइम जो कमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। कमेंट आउट्स सिर्फ जो है डेवलपर के लिए होते हैं, डेवलपर ताकि चीज़ों को समझ पाए। कमेंट आउट्स फ्रेंड्स रियली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें आपको पता लग जाएगा। तो बूटस्ट्रैप सीडीएन अभी तक आप देखेंगे कि यहाँ हमारा ब्लॉग का पेज है, ब्लॉग में HTML। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी ब्लैंक पेज आ रहा है सिंस हमने अभी तक इसमें कुछ भी नोट डाउन नहीं किया है। तो जो हमारा हेडर है वहाँ भी टाइटल index.html ही आ रहा है सिंस हमने ये भी नहीं डाला। तो हम यहाँ करते हैं ब्लॉग ट्यूटोरियल। ये देखिए, ये हमारा आ गया, मतलब हमारा पेज सही से काम कर रहा है। अब उसके बाद हमें मेन्यू चाहिए। अब या तो हम मेन्यू बनाएं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से पहले से बना हुआ एक मेन्यू पिक कर लेते हैं। तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा 4.5 का, और ये दोनों ही लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। जैसे भी आप चाहें वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमें कंपोनेंट्स में मिलेंगे। कंपोनेंट्स में हम लोग जो है नैव्स और नैव बार्स में हमें हमारे जो चीज़ें चाहिए वो हमारा मेन्यू में मिल जाएगा। हम जो है यहाँ पर आते हैं और देखते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए। हम इसमें से कोई भी कोड कॉपी कर सकते हैं। हम इसमें से कोई भी कोड कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाला कोड ले लेता हूँ, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर देंगे। तो मेन्यू सेक्शन, एक और हमें जो है इंडेंटेशन, मतलब कि जो लिखने का तरीका है इसका, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रॉपर स्पेसिंग का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है इन फ्यूचर हम दोबारा अगर कोड देखें तो कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी इजी हो जाती है। तो इसीलिए मैं अभी इंडेंटेशन का पूरा ध्यान रखूँगा। तो मैंने इंडेंट कर दिया इसको, एक अलाइनमेंट सेट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए पूरा का पूरा हमारे पास आ गया है स्ट्रक्चर। अब हमें जो है यहाँ लोगो चाहिए हमारा, और ये जो चीज़ें हैं नहीं चाहिए, हम इसको हमारे पास रखेंगे। सर्च टॉगल एंड हमें लिंक्स नहीं चाहिए, तो इसमें से हमें जो जो नहीं चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे मैंने ये दो डिलीट किया है, तो ये दोनों जो है यहाँ से गायब हो जाने चाहिए। ये देखिए मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये गायब हो चुका है। जो है मैं इसे भी यहाँ से गायब कर देता हूँ। टिल मुझे सर्च बार भी नहीं चाहिए, तो मैं ये पूरा का पूरा फॉर्म ही डिलीट कर देता हूँ। आप देखिए लाइन नंबर 51 में से फॉर्म शुरू हो रहा है और लाइन नंबर 56 तक मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ, गायब हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, ये काम भी नहीं कर रहा। Just a second.
ऑन करना चाहिए। चलिए इसको लिए हम jQuery के CDNs का यूज़ करते हैं। jQuery CDN, jQuery बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, इसका यूज़ किया जाता है कुछ एक एनिमेशंस के लिए, और उसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है अपना बैकएंड से डेटा पुल करवाने के लिए। जब डेटाबेस और PHP की बात आती है उस टाइम पे बिना पेज को रिफ्रेश किए, मतलब उस टाइम पे हमें पेज को जो है बिल्कुल भी रीलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने यहाँ जो है jQuery का CDN डाल दिया। मुझे एक छोटा सा कोड और डालना होगा जिसे मैं स्क्रिप्ट कोड बोलूँगा, स्क्रिप्ट। ठीक है, और मैं यहाँ ड्रॉप डाउन को देख लेता हूँ। ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन आप देखेंगे तो इसकी आइडेंटिटी हमें क्रिएट कर लेते हैं, आईडीज क्रिएट करते हैं, आईडी ड्रॉप, और इसको हमने आईडी दी ड्रॉप मेन्यू। तो स्क्रिप्ट में चलते हैं, और jQuery को लिखने का सिंटैक्स रहता है $, ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम आईडी को डिनोट करेंगे हैश टैग से, जैसे हम CSS में करते थे। हमने उसको ड्रॉप आईडी दी थी। हम बोल रहे हैं कि इसको क्लिक होने पर एक फंक्शन जो है रन हो जाए। फंक्शन क्या रन होगा, ये प्रॉपर इसका बेसिक सिंटैक्स तैयार हो गया है कि ड्रॉप जो आईडी है, ड्रॉप आईडी अगर क्लिक हो तब एक फंक्शन रन हो। अब फंक्शन क्या होगा वो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। फंक्शन हमारा है कि ये जो हमारा ड्रॉप मेन्यू आईडी है, ड्रॉप मेन्यू आईडी टॉगल होने लग जाए, स्टार्ट टॉगलिंग। टॉगल का मतलब है कि अगर वो डिस्प्ले नन है तो डिस्प्ले होने लग जाए, और अगर डिस्प्ले नहीं है मतलब सॉरी, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले हो जाए, और अगर डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्प्ले उसका गायब हो जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा सा जो है और हम लोग दिखने में अच्छा बना देते हैं। तो मैं इसको एक पैरामीटर दे दूंगा स्लो का। स्लो पैरामीटर से क्या होगा, ये स्लोली जो है आएगा एक एनिमेशन के तौर पे। आप देखिए, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ हमारे पास एक नाम है। अभी क्या हो रहा है आप देखिए, ये एक विड्थ में है, ये फुल विड्थ पकड़ रहा है। तो हम चलते हैं नैव की तरफ। नैव को हमने यहाँ देखिए क्लास दी हुई कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड फुल विड्थ लेगा, और जबकि कंटेनर जो क्लास है वो एक 80% विड्थ लेती है, अराउंड एग्जैक्ट 80% नहीं लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करें तो हम ज़रा नाम वगैरह नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दिया हुआ है हम उसको चेंज करेंगे। स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, एक चेक करने के लिए इसका नहीं है। तो चलिए चेक करते रहेंगे कि ये बैकग्राउंड कलर है किसका। एक्चुअली हाँ, हमें फुल वर्ड का चाहिए तो इसी का होगा। लेट्स चेक। ऐसा ही चेक कर लेते हैं। तो मतलब इसको बैकग्राउंड इमेज एक CSS दी हुई है, तो हम एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड इमेज नन कर देते हैं साथ के साथ। बैकग्राउंड
इमेज नन। अब हम अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए कि हमें बैकग्राउंड कलर हमारा देखने मिलेगा। तो मैं इसे इसी सेम कलर का ही कर देता हूँ। ये हमारा ब्लैक कलर, ये देखिए, बट एक्जैक्ट ब्लैक नहीं है। तो चलिए इसका कलर कोड ले लेते हैं हम। ये हमें इसका कलर कोड मिल गया। ये वो फ्रेंड्स, ये वो कलर है जो हमें चाहिए। कलर कोड राइट किया जाता है हैशटैग के साथ। तो ये पर्टिकुलर एक कलर का कोड हो चुका है। ये देखिए हमारा कलर मैच हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट टैग की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ब्रांड्स वगैरह हटाने की। तो ब्रांड की जगह पे मैं फ़िलहाल के लिए अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर लिंक की जगह लिख देता हूँ और ड्रॉप डाउन में मेन्यू। सही है, परफेक्ट। और इसको कलर दे देते हैं वाइट। नहीं, नॉट गेटिंग। भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इसके साथ? ये हो जाना चाहिए था। चलो चेक करते हैं। तो चेक करते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर जो है क्यों नहीं आ रहा है। चेक करने के लिए जैसे आपको पता है इंस्पेक्ट में चलेंगे और यहाँ देखते हैं इसका कलर क्या है। कलर इसे दिया हुआ है कौन सी CSS को दिया हुआ है, ये रहा ऑन होवर। हमें होवर पे नहीं नॉर्मल पे चाहिए। तो चलिए चेक करेंगे एक और। मैंने पेज रिफ्रेश किया और यहाँ आया मैं, तो मुझे यहाँ से पता लगा ये क्लास को कलर दिया हुआ है। मैं इस क्लास पे कलर को ओवरराइट करूँगा। स्टाइल दिया मैंने, क्लास मैंने नो कॉपी कर ली थी वहाँ से और मैं यहाँ इसको कलर दे दूँगा वाइट। जो हैशटैग FFF है ये वाइट कलर का हेड द कोड होता है फ्रेंड। आप देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसके क्या इसको क्यों नहीं मिला। इसके लिए हमें इस क्लास को कलर प्रॉपर्टी देनी होगी। अब मेरे को सेम प्रॉपर्टी देनी है तो मैं कोमा लगा करके दूसरी क्लास का नाम लिख दूंगा, तो दूसरे पर्टिकुलर क्लास की आइडेंटिटी लिख दूंगा। अब आप इसमें देखेंगे कि एक जो है लंबी सारी क्लास है, सिंगल क्लास नहीं है, इसमें दो क्लासेस हैं। जैसे नेव बार डिफ़ॉल्ट जो है, इसने बोला कि नेव बार डिफ़ॉल्ट के अंदर जो नेव बार ब्रांड क्लास है, देखिए ये नेव बार डिफ़ॉल्ट क्लास है, इसके अंदर एक क्लास है नेव बार ब्रांड। तो ये वाली क्लास को
नैवबार डिफ़ॉल्ट के अंदर जो नैवबार ब्रांड नाम से क्लास होगी, उस क्लास को ये प्रॉपर्टी दे दीजिए। तो उसने बोला कि नैवबार डिफ़ॉल्ट में नैवबार नैव के अंदर दो क्लासेस आ गई। आप देखेंगे ये हमारी नैवबार डिफ़ॉल्ट, ये हमारा नैवबार नैव, ये हमारी क्लास है। इसके अंदर जो लिस्ट है, उसमें लिस्ट के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, इस एंकर टैग को प्रॉपर्टी दीजिए आप कलर की, तो हमारा इसका भी कलर जो है वाइट हो चुका है, आप देखिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं इस सेक्शन की तरफ। ये सेक्शन में हमने क्या किया हुआ, सिर्फ एक डिवीज़न बनाई हुई है, एक हेडिंग टैग दिया हुआ है, एक पैराग्राफ टैग है और एक बैकग्राउंड इमेज है। सिर्फ ये इतना सा ही काम है, छोटा सा काम है हमारा। तो इसे हम हमारा मेन्यू सेक्शन ऊपर पूरा हो चुका है। मेन्यू सेक्शन के बाद हम लोग इसको जो है एक और देते हैं सेक्शन, हेडर सेक्शन के नाम से। हेडर सेक्शन हमने क्रिएट किया। हेडर सेक्शन, इस पर्टिकुलर हेडर सेक्शन में मैं एक डिवीज़न बनाता हूँ विद क्लास कंटेनर फ्लूइड। इस बार मैं कंटेनर फ्लूइड क्लास के साथ बनाऊंगा, रीज़न बीइंग कि मुझे फुल विड्थ में चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो हेडर है वो सिर्फ एक 80% की विड्थ में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम ले चलते हैं। मैं इसे एक और क्लास दे दूँगा, हेडर। यहाँ पर मैं एक h1 टैग लेता हूँ, h2 टैग ले लेते हैं। एक्चुअली h1 टैग बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। यहाँ भी मैं अपना नाम ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैंने लगाया एक, सॉरी इमेज नहीं, पैराग्राफ टैग, ट्यूटोरियल 4। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे आपको एक हेडिंग टैग मिली, एक पैराग्राफ टैग मिला और कुछ भी नहीं, और ये फुल विड्थ में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमें एक इमेज की ज़रूरत है, तो इमेज में फ़िलहाल के लिए इसी से डाउनलोड कर लेता हूँ या इसी से ले लेता हूँ। ये मेरे लोकल होस्ट पे ये पूरा का पूरा सिस्टम, और ये लारावेल पे बना हुआ है, लेकिन अभी मुझे उसकी इमेज ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करूँगा, कि इसकी इमेज को अलग से एक डाउनलोड और कर लूँगा, एक कॉपी बना लूँगा इसकी इमेज की। सेव इमेजेस, कंटेंट में चलते हैं, ब्लॉग में। यहाँ हम एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से। उस इमेज फोल्डर में हम इस इमेज को रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक इमेज के नाम से फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर में मैं हेडर इमेज रीनेम कर देता हूँ। इसे मैंने रीनेम कर दिया है। अब रीनेम हो गया इमेज, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज, सॉरी URL देंगे images slash header hyphen image dot png। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारी इमेज आ गई है, लेकिन आप देखेंगे रिपीटिव इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब देखिए अभी तक फुल वेट था, अभी ये सिर्फ इतने में रह गया। बैकग्राउंड साइज 100%। देखा फ्रेंड्स आपने, हमारा यहाँ ये स्पेस रखा हुआ है, स्पेसिंग क्यों है?
हैं ये स्पेसिंग किसकी वजह से, ये नैव की वजह से। नैव को एक्चुअली मार्जिन मिला हुआ है शायद, मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल। देखिए हमारी स्पेस कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, इसको ऊपर किए। ये देखिए बॉर्डर था, एक और चीज़ है, इसको बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ करके इस नैव को जो है ये बॉर्डर वगैरह सब कुछ दे दूँगा, जिससे ये हमारा चीज़ें काम करे सही से। एक तो हमने वहाँ पर मार्जिन दिया था, मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो बॉर्डर नन, और बॉर्डर रेडियस भी हमें नहीं चाहिए तो बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 0 पिक्सल। अब हम यहाँ के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कोई भी जो है यहाँ पे स्पेस नहीं है, ना ही बॉर्डर है, ना ही वाइट लाइन्स है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने ये अभी तक मैंने क्या किया हुआ है कि ये इनलाइन स्टाइलिंग दी हुई है सारी की सारी, यहाँ भी इनलाइन स्टाइल है। ये कुछ हमने ऑन पेज स्टाइलिंग का भी यूज़ किया है, इसको हम एक्सटर्नल CSS में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या है, बाद में रीडिंग के लिए आसान होता है और गूगल इंडेक्सिंग वगैरह के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी इसे सही माना जाता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है कोड को लिखने का वो यही है। style.css नाम से मैंने एक क्लास बना दी, सॉरी फाइल क्रिएट कर ली। उस फाइल में मैं स्टाइलिंग को रख देता हूँ, ठीक है। अब ये स्टाइलिंग उस क्लास में रखने के बाद, फाइल में रखने के बाद मुझे वो फाइल लिंक करनी होगी। पहले तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, कस्टम फाइल लिंक किया मैंने css/index.html, सॉरी style.css। ये देखिए हमारी ये जो है कलर्स अभी भी यही है, कहीं नहीं गए। अगर मैं इसको हटा दूंगा, गलत मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो आप देखेंगे यहाँ कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको भी जो है उसी में ले जाते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं, नैव नैव नाम से मैंने इसको एक आईडी दे दी। मैं इस आईडी में इसको रखूँगा नैव, यहाँ मैंने सारी स्टाइलिंग दे दी। सभी स्टाइलिंग को प्रॉपर फॉर्मेट में रखेंगे हम लोग, ताकि जो है आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए इसकी रीडिंग में या कोई मॉडिफिकेशन हो हमारा इसमें। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को जो है नॉर्मल रखेंगे। इसे भी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा में दिया गया था। और इसे जो हमने स्टाइल दिया है, इसके लिए हम आईडी बनाते हैं। आईडी बनाए हेडर, मैं क्लास को हटा देता हूँ। और ये सारी CSS हमने लिखी हुई है इसके लिए, CSS को मैं यहाँ ले आता हूँ। स्क्रिप्ट को भी हम बाहर रखेंगे,
देख लेते हैं कैसे। अब आप देखिएगा कि देखो हमारी जो ये है इमेज है वो इसे नहीं मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं मिल रही है। कंसोल में चलेंगे, हमें एरर दिखाएगा कंटेंट ब्लॉक CSS इमेजेस। ये देखिए ये इमेज हम ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो इसे नहीं मिल रही है। अब इमेज जो है ब्लॉग में एक फोल्डर CSS उसके अंदर इमेजेस, उसमें ये इमेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि CSS फोल्डर में तो कोई इमेज फोल्डर है ही नहीं। इमेज का जो फोल्डर है हमारा CSS फोल्डर से बाहर है। हमने इसे जो है रिलेटिव पाथ दिया है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है लाइव डेवलपमेंट के दौरान कि हम इसे एब्सोल्यूट पाथ दें। फिलहाल के लिए हम रिलेटिव पाथ लेकर के ही चलेंगे, और रिलेटिव पाथ के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक डॉट डॉट और फिर एक स्लैश दे देंगे। ये क्या करेगा, डॉट डॉट क्या काम करता है, एक फोल्डर बैक जाने के लिए काम करता है। जैसे स्लैश जो है एक फोल्डर आगे ले जाने के लिए काम करता है, डॉट डॉट एक फोल्डर बैक ले जाने के लिए इसका काम करेगा। अब अगर हम यहाँ लोड करेंगे तो हमारी इमेज लोड हो चुकी है। अब हम इसे स्टाइलिंग मोड दे देते हैं। जैसे मैंने बोला हेडर के अंदर जो h2 टैग है उसका कलर ऑफ वाइट होना चाहिए। ये देखिए वाइट हो गया। और हेडर में जो पैराग्राफ टैग है उसका भी कलर वाइट होना चाहिए। ये देखिए ठीक है। अब हम इसको सेम दे सकते थे, लेकिन मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि मुझे इसे और भी स्टाइलिंग देनी है। तो मैं बोलूँगा कि मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स 25। और मैं बोलता हूँ इसको, मैं पूरे हेडर को ही दे देता हूँ ये पैडिंग लेफ्ट 5%, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स। कलर आप देखिए पूरा हेडर आईडी में जितने भी एलिमेंट्स है कुछ भी हो उसका कलर जो है वाइट हो गया। उसको पैडिंग मिल गई अंदर से 50 पिक्सल्स की। अगर मैं इसकी स्क्रीन छोटी भी कर दूंगा तो ये 50 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ रहने ही वाली है, ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। और उसको टॉप से जो है पैडिंग मिल गई, और सॉरी पैडिंग लेफ्ट दे दी मैंने 5%, और पैडिंग टॉप दे दिया 50 पिक्सल्स। अगर मैं मान लीजिए कि पैडिंग लेफ्ट दे देता 50 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट मैंने दिया 50 पिक्सल्स, तो जो हमारे मोबाइल स्क्रीन साइजेस हैं उनके साथ इशू हो जाता। रीज़न बिंग कि आप ये देखिए ये 50 पिक्सल्स की पैडिंग फिक्स है, यहाँ पर स्पेस कुछ भी हो। अब मान लीजिए मेरा मोबाइल स्क्रीन साइज ही जो है इतना है, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मोबाइल स्क्रीन में देखने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, और ये मोबाइल वाला जो टॉगल टू डिवाइस हमारा टूल बार है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये रिस्पॉन्सिव आएगा। देखिए हम यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स नहीं हो रहा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। एक सेकेंड, हाँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने के लिए एक मेटा टैग है व्यू पोर्ट, इसका यूज़ करना होगा। उसके बाद ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। व्यू पोर्ट नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा टैग है, मेटा टैग है व्यू पोर्ट नाम से। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ हेड में।
ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 50 पिक्सल दिया हुआ है और इसका तो जो है अभी नहीं बन रहा पूरा, मेरा CSS खराब हो गया। तो उस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में देंगे जैसा हमने अभी तक किया हुआ है, 5%, ताकि हमें मोबाइल पे कोई दिक्कत ना आए। तो आप देखेंगे इसका मैं फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज के लिए मुझे हेडर H2 को कॉल करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैराग्राफ का साइज भी हेडर के H2 के सेम हो जाए। फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, 50, और मैं उसकी फ़ॉन्ट से भी पैडिंग बढ़ा ही देता हूँ। हम इसको रखेंगे अराउंड 60 और पैराग्राफ को हम रखेंगे फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स और बढ़ा देते हैं 22 कर देते हैं। तो आप देखिए ये हमारा हेडर भी कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ इसके जैसा ही लग रहा है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस जो है वो यही है कि इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा छोड़ी हुई है और कुछ भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शंस पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन हमारे ब्लॉग्स हैं और सर्च आइकन्स है। इसको हमने क्या किया हुआ है कि एक मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप क्या करता है, पूरी स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। अब 12 कॉलम्स में ये अप्रोक्स 8 कॉलम्स जो है एक सेक्शन को दिया हो और बाकी के जो 4 कॉलम्स है वो विजिट को दिए हुए हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये हमारा हेडर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं मेन सेक्शन, सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके अंदर एक टैग देते हैं div डॉट कंटेनर। इसको हम div डॉट रो भी लेंगे, इसमें हम बनाते हैं div डॉट कॉलन एंड 8। मैं इसी div डॉट कॉलम 4 मैंने इसको दे दिया। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेता हूँ टेस्ट और यहाँ पे देता हूँ H1 सक्सेस। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारा इतना जो सेक्शन है ये सक्सेस से पहले पहले का ये सारा हमारा कॉलम 8 में आ चुका है और इधर वाला हम जो है कॉलम 4 में आ चुका है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको आगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ UID एरिया एरिया ब्लॉग लिस्ट एंड ऑफ ब्लॉग लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले एक बॉक्स चाहिए जिसमें हम लोग एक, ये देखिए एक पर्टिकुलर बॉक्स में एक कॉलम एक ब्लॉग है, एक बॉक्स में एक ब्लॉग है, तो मैं उसके लिए एक div बना लूँगा
ब्लॉग मैंने इसको क्लास दे दी। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो हमारा अपर जो सेक्शन है इसमें हेडिंग रिटन बाय डेट और इसकी जो है हमने एक इमेज लगाई हुई है जो कि बेसिकली राइटर जो है, राइटर की प्रोफाइल पिक्चर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक डिव बना लेंगे, div डॉट हेडिंग। मैंने इस डिवीजन को नाम दे दिया हेडिंग का। हेडिंग में फ्रेंड्स हमारे पास फिर से एक हम div डॉट रो बना लेते हैं। रो में हम div डॉट कोलन टू सॉरी 1 ही दे देते हैं डेट के लिए। ठीक है, मैंने 3 बना लिए, कोलन MD1 डेट, चलिए 10 होगा। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं मेन अपना काम की तरफ, जो है इसकी स्टाइलिंग। अभी आप देखेंगे हमें थोड़ा सा जो है स्पेस देना रहेगा ऊपर यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे स्टाइल देते हैं मार्जिन टॉप दिया मैंने 15 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स आई थिंक ठीक रहेगा। बैकग्राउंड कलर हमने दिया वाइट। मतलब है यहाँ पे वाइट कलर, एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा टेस्ट कर लिया जाए। हमने वाइट लगाया और यहाँ पे ये बैकग्राउंड में हमारे पास वाइट कलर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसे थोड़ी बहुत इंटरनल स्टाइलिंग देना शुरू कर देते हैं।